मेरा नाम सना है। मैं घर भर की लाडली बेटी थी। मुझे खुद पर बहुत मान था कि मुझे शहजादियों की तरह पाला गया है। मगर मैं कहाँ जानती थी कि मुझे से एक ऐसी गलती हो जाएगी जिसकी वजह से मेरी हैसियत किसी मुलाजमा से भी कम हो जाएगी। हम एक 2 मंजिला मकान में रहते थे। मेरे अब्बू 2 भाई थे। मेरे अब्बू बड़े थे और हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, जबकि नीचे चचा रहते थे। हमारे घर के हालात चचा के घर के हालात से ज़्यादा अच्छे थे। हम 2 बहन भाई थे। मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, इनकी एक बेटी भी थी, जबकि मेरे चचा के दोनों बेटे कंवारे थे। वो कोई ख़ास काम वाम भी नहीं करते थे। आज से कुछ साल कबल मेरे चचा अपने बड़े बेटे सलीम भालिए के लिए मेरा रिश्ता मांगा था। तब मैं बीए कर रही थी, जबकि सलीम भैया एमए कर चुके थे और बेरोज़गार थे। हम सब नीचे जाके फ़हीम भैया के इम्तिहानात में कामयाबी पर मुबारकबाद देने गए थे। सहन में कुर्सियां लगी हुई थी। दोनों घरों के सभी अफराद मौजूद थे। जब ये बात हुई, मेरी अम्मा ने जब ये सुना तो वो आपे से बाहर हो गई थी। उन्होंने अब्बू को भी बोलने का मौका नहीं दिया था। अम्मी ने चचा को खूब सुनाई थी। अम्मी ने कहा था, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी नाजों से पली बेटी का रिश्ता मांगने की? आपको तो खुद 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती, आप लोग मेरी बच्ची को क्या दे सकेंगे? आज आप सब लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लें कि मैं अपनी सानिया का रिश्ता अपनी करोड़पति बहन के हाँ तय कर रखा है। अम्मी इतना कहकर वहाँ से उठकर चली गई थी। अब्बू और भाई अम्मी के रवैये से माजरत करने लगे थे। मैंने एक नज़र इन सब पर डाली। उनके चेहरों से गम और मलाल साफ वाज़िया था। भाभी मुझे अपने साथ ही ऊपर ले गई थी। इस वाक़े को जब 5-6 दिन गुजर गए तो भाभी मेरे कमरे में आई थी। वो इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, फ़हीम बहुत अच्छा लड़का है, हसास भी बहुत है। उस दिन जब अम्मी ने चाचू लोगों को बेइज्जत किया था तो सबसे ज़्यादा दुख फ़हीम के चेहरे पर था। मेरे ख्याल में तुम्हें फ़हीम से माजरत कर लेनी चाहिए। फ़हीम सलीम भैया का छोटा भाई था। मुझे भाभी की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा था। मैंने कहा, भाभी अम्मी ने बुरा भला तो सलीम भैया को कहा था, तो फिर फ़हीम से माजरत क्यों करूं? भाभी बोली, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। ऐसा मुझे फ़हीम की आंखों को देखकर लगा है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत चाहत समेटी हुई है। भाभी की बात सुनकर मेरे कान साएं साएं करने लगे थे। मैं खामोश ही रही थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। वो उम्र में भी मुझसे फ़कत 5 साल ही बड़ी थी। इसी वजह से हमारी आपस में खूब गहरी दोस्ती थी। भाभी मुझसे हर बात कर लिया करती थी। वो मुझे बताती थी कि मोहब्बत बहुत अच्छा जज्बा है, मोहब्बत में बहुत सरूर है, हर इंसान की ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर करनी चाहिए। कभी भाभी मुझे कुछ बताती तो कभी कुछ। आज उनके मुंह से फ़हीम की बात सुनकर मेरा दिल धड़क उठा था। वो उम्र भी तो ऐसी ही होती है ना। इश्क मोहब्बत एक ख्वाब सा लगता है। उस दिन के बाद भाभी ने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की थी। सलीम भैया का प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद भी दोनों घरों में पहले जैसी दोस्ती हो गई थी। मैं चची के पास अक्सर आती थी, जाती रहती थी। उन दिनों मैंने भी फ़हीम की आंखों में अपने लिए जज्बात उभरते हुए देखे थे। फ़हीम मुझसे बात करने के बहाने ढूंढा करता था। एक दिन मैं किचन में खड़ी चची के लिए चाय बना रही थी जब फ़हीम किचन में आ गया। वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगा था। फिर बोला, उस दिन जब अम्मी ने सलीम भैया के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा था तो मैं काम कर ही रह गया था। मुझे लगा था शायद मैं तुम्हें खो दूंगा, मगर भला हो ताईजान का जिन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। फ़हीम की बातें सुनकर मैं शर्माई थी। मैं जल्दी से किचन से बाहर निकल गई थी। फ़हीम मुझसे महज 2 साल ही बड़ा था। शुरू से ही हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। फ़हीम खुश शक्ल, खुश मिजाज और नहायत काबिल लड़का था। मुझे भी फ़हीम अच्छा लगता था। उसका इजहार मोहब्बत सुनकर मैं कई रातें ना सो सकी। फिर यूं ही इशारों इशारों में फ़हीम अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करता ही रहता था। एक दिन मैंने भाभी के साथ भी ये सब शेयर कर लिया था। वो मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। उन्होंने मेरी खूब हौसला अफजाई की थी। वो कहती थी कि इंसान को मोहब्बत कौन सा रोज़ रोज़ होती है, फ़हीम के साथ बाहर आया जाया करो, इन दिनों इंजॉय करो। मैं अम्मी से खौफजदा थी, मगर भाभी बोली, सानिया तुम्हें तो घर वाले 7 खून भी माफ़ कर देंगे, ये तो फिर अपने कज़न से मोहब्बत। यूँ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती रही। एक दिन मुझे फ़हीम ने कोर्ट मैरिज करने को कहा, मगर मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था। वो मेरे इनकार को अपनी अना का मसला बना बैठा और मुझसे दूर होने लगा था। वो कहता था कि मैं इसके साथ वक्त गुजारी कर रही हूँ, तब ही तो शादी से इनकार कर रही हूँ। खुद को सच्चा साबित करने के लिए मुझे उसके साथ शादी करना ही पड़नी थी। हमने सबसे छुप कर कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस रात में मैंने सिर्फ भाभी को शरीक किया था, बल्कि यूँ कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि भाभी ने ही मुझे पर जोर डाला था कि मैं अपनी मोहब्बत को किसी तौर पर ना खूँ। वो वक्त बड़ा हसीन गुजरा था। जवानी की उम्र, फिर मोहब्बत और शादी।
یہ سب بہت خواب سی دنیا لگتی تھی۔ اس حسین خواب میں تب بیدار ہوئی جب میری طبیعت اچانک خراب رہنے لگی تھی۔ ہر وقت جی متلانا اور چکر آتے رہتے۔ میں نے یہ سب جب بھابھی کو بتایا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور بولی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ تم امید سے ہو۔ بھابھی کی بات سن کر ایک دم مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر والے تو میرے خفیہ نکاح کا بھی علم نہیں تھا اور نہ ہی میری رخصتی ہوئی تھی۔ میرے گھر والوں کا سامنا کرنے کے لیے خوف سے ہی ادموئی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً فہیم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ہمارے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ میں واقعی میں ماں بننے والی تھی۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دیتی؟ فہیم نے مجھے مشورہ دیا کہ میں یہ بچہ ختم کر دوں، مگر میرا ضمیر نہیں مانا تھا۔ غلطی میری تھی، میں نے چپ کر شادی کی تھی۔ اس چیز کی سزا میں ننھی جان کو کیوں دیتی؟ فہیم نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی سے میں نے مشورہ مانگا تو وہ بولی کہ تم اپنے بچے والی بات گھر میں سب کو بتا دو۔ فہیم کا کسی کو مت بتانا، بلکہ گھر میں یہ ہی کہنا کہ تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ جب تم گناہ کی بات کرو گی تو تمہارے والدین بنا چون چرا تمہاری شادی فہیم سے کر دیں گے۔ یوں تم دونوں کے درمیان سے ہر رکاوٹ خود ختم ہو جائے گی۔ مجھے بھی بھابھی کی بات سن کر شدید خوف آیا تھا، مگر ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ میں کچھ دیر خود کو پرسکون کرنے کے بعد امی کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اس وقت اکیلی ہی بیٹھی تھی۔ میں ان کے پاس جاتے ہی ان کے قدموں میں گر کر زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ امی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ماجرا پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ امی مجھ سے ایک گناہ ہو گیا اور اس گناہ کی نشانی میری کوکھ میں پل رہی ہے۔ امی میری بات سن کر شدید گھبرا گئی تھی تو انہوں نے کہا، اس راز کو راز ہی رہنے دو، اس بات کو کسی تیسرے کو مت شریک کرنا۔ بھابھی نے مجھ سے بار بار کہا کہ میں یہ بات اپنے بھائی اور ابو کو بتا کر اپنے ضمیر پر پڑے بوجھ کو اتار کر پھینکوں، مگر میری امی نے مجھے قسم دے رکھی تھی۔ میں نے فہیم کو بتا دیا تھا کہ میں یہ ساری بات امی کو بھی بتا دی ہے اور ان سے یہ کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ فہیم بہت خوش ہوا اور بولا کہ اب اس نشانی کو بہت جلد مٹا دینا۔ میں حامی بھر کر گھر آ گئی تھی۔ اب میں نے اور فہیم نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی تقریباً ختم کر دیا تھا۔ ہم دونوں ہی پریشان تھے۔ اس نے مجھے ایک دن پارک میں بلا کر پوچھا کہ تم نے بچے والا قصہ ختم کر دیا ہے یا نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ ختم کر دیا ہے۔ وہ مسکرا پڑا اور مجھے خاکی لفافے میں بند کاغذات تھما کر چلا گیا۔ میں نے گھر آ کر وہ کاغذات کھولے تو ان میں طلاق نامہ تھا۔ یہ دیکھ کر میں پھوٹ پھاٹ کر رو دی تھی۔ مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فہیم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا۔ میں نے تو اپنے بچے کو بھی ختم نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جب میں اس بچے کو جنم دے دوں گی تو مجھے اور فہیم کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ اس اچانک افتتاح پر میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے امی کے پاؤں پکڑ کر اس بچے کو جنم دینے کی اجازت لے لی تھی۔ تب ہی امی مجھے آخری دنوں میں اپنے ساتھ گاؤں والے گھر میں لے گئی اور ساتھ ہی رانو کو بھی لے گئی، مگر قسمت نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ میں 9 ماہ بعد ایک نہایت حسین اور پیاری سی بچی کو جنم دیا تھا۔ امی نے مجھے اس بچی کی ایک جھلک دکھا کر وہ بھی ہماری ملازمہ کو دے دی تھی۔ امی نے اس کے ساتھ پہلے سے ہی سارے معاملات طے کر رکھے تھے۔ میں یہ مشہور کیا تھا کہ گاؤں وہ رانو کی بیٹی ہے۔ امی نے رانو کو سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا تھا اور اس بچی کو دیکھ بھال کی ذمہ داری امی نے لے کر میری شادی اپنی بہن کے بیٹے کمال سے کر دی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے کمال کو ساری بات پہلے ہی بتا دی تھی۔ وہ میری خفیہ شادی اور بچی کی پیدائش کو جانتا تھا، مگر وہ پھر بھی مجھے نہایت عزت اور مان کے ساتھ بیاہ کر لے گیا تھا۔ کمال کہتا تھا کہ وہ مجھ سے بچپن سے ہی محبت کرتا تھا۔ خیر، محبت لفظ پر تو اب مجھے یقین رہنا ہی نہیں تھا۔ میں کمال کی احسان مند تھی کہ اس نے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا تھا۔ ان دنوں کمال ہر وقت رونگ نمبر سے کال موصول ہوتی رہتی تھی کہ کبھی کوئی لڑکا مجھ سے تعلقات ہونے کا انکشاف کرتا تو کبھی کوئی، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ کمال کبھی ان چیزوں پر کان نہیں دیتے تھے۔ وہ ہنس کر اکثر کہتے تھے کہ ثانیہ، کوئی تمہارا بہت ہی بڑا دشمن ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے۔ تو میں ہنس پڑتی اور کہتی کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو کوئی مجھ سے دشمنی کرے گا۔ میں امی کے گھر جا کر اپنی بچی سے مل آتی تھی، وہ بھی مجھ سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ میں نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا۔ میری بھابھی کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی اب کافی بڑی ہو چکی تھی۔ بھابھی کی شدید خواہش تھی کہ ان کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو، مگر خدا کی رضا کے آگے کس کی چلتی ہے۔ میری بیٹی فاطمہ میرے گھر بھی اکثر آیا کرتی تھی۔ میری بیٹی کا راز تو بھابھی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ راز صرف میں نے امی کے مجبور کرنے پر رکھا تھا، ورنہ میں تو بھابھی سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی۔ فاطمہ کو سب رانو کی ہی بیٹی سمجھتے تھے۔
वक्त पर लगा कर उड़ गया था। सलीम भैया के घर भी 3 बच्चों की पैदाइश हो चुकी थी, मगर फहीम की अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसे कोई जॉब ही नहीं मिलती थी। वो अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा था, मगर उसकी किस्मत को तो जैसे जंग ही लग गया था। न चाहते हुए भी मुझे फहीम की ये हालत देखकर दिल सुकून होता था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। फातिमा 18 बरस की हो चुकी थी, जबकि भाभी की बेटी इंशा 20 बरस की हो चुकी थी। दोनों बच्चियां बहुत हसीन हो गई थी। इंशा के जगह जगह से रिश्ते आ रहे थे, मगर वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो मज़ीद तालीम हासिल करना चाहती थी। इंशा और फातिमा की बहुत दोस्ती थी, मगर भाभी को ये दोस्ती एक आंख भी नहीं भाती थी। अम्मी ने फातिमा का दाखिला भी इंशा के कॉलेज ही करवा दिया था। भाभी ने उस दिन घर में खूब झगड़ा किया था कि ये कैसे हो सकता है कि उनकी बेटी और मुलाजमा की बेटी एक ही कॉलेज में पढ़े। मुझे नहीं मालूम था कि भाभी इस किस्म की सोच की मालिक होंगी। खैर, अम्मी तो अपने फैसले से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी थी। फातिमा इन्हें भी बहुत अजीज थी। खैर, अम्मी इंशा से भी बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए उन्होंने इंशा की 21वीं सालगिरह को बहुत धूमधाम से मनाने का सोचा था। उन्होंने घर में छत पर बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। चचा के घर से भी सब ही अफराद को मदऊ किया था। भाभी के मेके से भी काफ़ी लोगों को दावतनामा भेजा गया था, जिनमें उनके 2 भाई भाभियाँ और उनके बच्चे भी शामिल थे। हर चीज़ बेहतरीन थी, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी पड़ी थी, मगर यहाँ भी भाभी ने रंग में भंग डाल दिया था। उन्होंने सख्ती से मना किया था कि उनकी बेटी की खुशी में फातिमा शामिल नहीं होगी। अम्मी इस बात पर भी अड़ गई थी। अम्मी ने भाई से शिकायत कर डाली तो उन्होंने ही भाभी को समझाया बुझाया था कि इस वाक़ये के बाद सारी तकरीब में भाभी का मुंह बना रहा था। वो अपने दिल की भड़ास इस फातिमा से काम करवा कर निकाल रही थी। कभी उसे किसी काम से नीचे भेजती तो सभी किचन में थे, कभी उसे किसी काम से नीचे भेजती तो वो सभी बड़े ज़ब्त से सह रही थी। खैर, तकरीब का आगाज़ किया गया था। इंशा केक काटने के लिए जैसे स्टेज पर आई वो चकरा कर गिर गई। उसको भाभी ने बड़ी मुश्किल से थामा था। इंशा जल्दी से खुद को संभाला और मुस्कुराकर केक काटने लगी थी। सब मुस्कुराकर इंशा को सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे थे। जब वो केक काटते हुए चकरा कर नीचे गिर गई थी, पूरे घर में तूफान बर्पा हो गया था। अम्मी इंशा का सदका दे रही थी तो भाभी रो कर हलकान हो रही थी। इंशा पर पानी डाला गया तो वो होश में आ गई। भाभी ने अपनी भाभी शमसा से इंशा को चेक करने को बोला था। वो एक सीनियर डॉक्टर थी। उम्र ज़्यादा होने की वजह से तजर्बा भी काफ़ी था। वो आगे बढ़ी और सोफे पर लेटी इंशा का मुआयना करने लगी थी। उन्होंने इंशा की नब्ज़ तोल ली, फिर मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद बोली, इंशा बेटी ठीक तो है, मगर मामला काफ़ी संगीन है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। बेहतर है आप इसे अस्पताल ले जाएं। भाभी ये बातें सुनकर तड़प ही उठी थी। वह रोते हुए बोली, भाभी शमसा, आपको मेरी जान की कसम, आप मुझे सब सच सच बता दें। भाभी शमसा निहायत इज़्तिराब में लगी रही थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बात शुरू की कि गलत ही हो सकता है कि मेरा तजुर्बा गलत हो गया हो। मैं दुआ करती हूँ तजुर्बा यही कहता है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बात शुरू की थी कि गलत ही हो सकता है कि मेरा तजुर्बा गलत हो गया हो। मैं दुआ करती हूँ तजुर्बा यही कहता है। ये बात सुनकर सब पर मौत की कैफियत सी तारी हो गई चुकी थी। भाभी अपना सीना पीटने लगी थी। तब ही अचानक फातिमा की चीखों की आवाज़ सुनाई दी थी। वो नीचे चची के घर गई हुई थी। सब इंशा को भूल कर नीचे की जानिब भागे। नीचे पहुंचकर मैंने फातिमा को डरे सहमे हुए पाया था। वो हमें देखकर भाग कर अम्मी के गले से जा लगी थी। सामने ही मुजरिम बना फहीम खड़ा था। मैंने फातिमा से पूछा कि तुम क्यों चीख रही हो, तो वो रोते हुए सिसकते हुए बोली, आंटी, फहीम अंकल कह रहे थे कि मैं उनसे शादी कर लूं क्योंकि मैं उन्हें अच्छी लगती हूं। अगर मैं उनसे शादी ना करूं तो वो मुझे बर्बाद कर देंगे। तेज़ाब की बोतल फहीम अंकल की जेब में है। फहीम की तरफ मेरे पहले भी बड़े हिसाब निकलते थे। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। वो भी ढीठ बना थप्पड़ खाता रहा था। उसने ज़रा भी मज़ाहमत नहीं की थी। जब मैं थक कर पीछे हटी तो वो बोला, और मारो मुझे सानिया, इतना मारो कि मेरे नसीब की कालक धुल जाए। मैं एक बार फिर चीखी थी। मैंने कहा, फहीम, तुमने जिस लड़की को शादी की ऑफ़र की है वो तुम्हारी सगी बेटी है। ये वही फातिमा है जिसकी पैदाइश का सुनकर तुमने मुझे तलाक दे दी थी। तुम तो मर्द क्या इंसान भी नहीं हो। पहले मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी और अब फहीम रो पड़ा था। वो बोला, क्या वाकई फातिमा मेरी बच्ची है? मैं लावारिस नहीं हूँ इस दुनिया में। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, सानिया, मैंने कभी तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा था।
मोहब्बत तो बड़ी दूर की बात, उस दिन जब ताई जान ने मेरे अब्बू को बेइज्जत किया था, तुम्हारी भाभी ने मुझे बार बार उकसाया कि यही तो वो वक्त है इनसे बदला लेने का। वो मुझसे बार बार कहती थी कि मर्द बनो और सानिया को प्यार के जाल में फंसाकर अपना बदला पूरा कर लो। मैं कभी अब्बू की वो बेइज्जती भूल भी जाता तो ताई जान ने की थी, मगर मुझे भाभी फिर याद करवाने आ जाती थी। इन्हीं के मजबूर करने पर मैंने तुमसे छुपकर निकाह किया था, लेकिन जब मुझे औलाद की बात बताई तो मेरे होश ठिकाने लग गए थे। तब मुझे एहसास हुआ था कि इस बदले के चक्कर में हम बहुत आगे निकल गए हैं। फिर मैंने तुम्हें तलाक दे दी। जहाँ तक फातिमा की बात है, इसको तो मैं औलाद की तरह ही समझता था, मगर मैं अब तुम्हारी भाभी की असलियत सबको बता देना चाहता था। इसलिए इसको डराया ताकि ये चीखे और तुम सब नीचे आकर मेरी बात सुन लो। फहीम इतना कहकर मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा था। भाई ने भाभी के मुंह पर तमाचा मारा था और चिल्लाते हुए बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोली, मैंने ये सब बदला लेने की खातिर किया था। मुझे सानिया से शदीद नफरत थी। ये नफरत इसलिए थी कि मेरा शोहर बहन का गुलाम। जब भी हम मियाँ बीवी बाहर घूमने के लिए जाते तो ये हमसे पहले तैयार होकर खड़ी होती। बस ये गुमराह मेरे दिल में पड़ गई थी। फिर सानिया की ऐशो इशरत देख कर भी मैं जलती रही। वो इतनी खुश क्यों थी? सब उसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? उसे तो सबकी नज़रों से गिर जाना चाहिए था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सानिया को इसके घर वालों की नज़रों से गिरा कर ही रहूँगी। जब ये भाई की नज़रों से गिर जाती तो मैं इसकी शादी किसी गरीब घराने में करवा कर अपनी हर महरूमी का बदला लेती। मगर सानिया की माँ ने बड़ी चालाकी से बात छुपा ली थी। अभी भाभी बात ही कर रही थी जब इंशा आई थी और वो बोली, मामा आपने आज से 19 साल पहले पुप्पो के लिए घड़ा खोदा था, उसमें आज आपकी बेटी गिर गई है। मैंने अपने कॉलेज के चौकीदार से खुफिया शादी की है। मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है। मैं ये सब बातें सुनकर पागल होने वाली हो गई थी। मैंने खामोशी से गाड़ी निकाली और वहाँ से चली गई थी। फिर अम्मी ने ही मुझे बता दिया था कि इंशा की रुखसती उस चौकीदार से कर दी गई थी। भाभी को भाई ने तलाक दे दी थी, जबकि फ़हीम दुबई चला गया था। मगर उसने जो मेरे साथ किया था उसका बदला तो उसे दुबई में भी मिल सकता था। मैंने कमाल की रजामंदी से फातिमा को अपने पास रख लिया। हम सब हंसी खुशी रहते हैं, मगर किसी का दिल दुखाने वाले कहाँ खुश रहते हैं। वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।